नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम हेल्थ इज़ वेल्थ। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला। तो हर बार हम अलग अलग डॉक्टर्स से आपके हेल्थ इश्यूज़ को लेकर हम उनसे चर्चा करते हैं और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है या क्या उसके उपाय हो सकते हैं। इन सभी को लेकर हमारी टीम अलग अलग जगहों पर जाती है और उनकी जो राय होती है वो सीधे हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज इसी कड़ी में मैं और मेरी टीम पहुंच चुकी है रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में, जहां पर आज हम आपको रूबरू कराएंगे डॉक्टर अब्बास नकवी से, जो कि हैं एमडी फिजिशियन, और उनसे हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी है और यही वजह होती है कि वो इसकी वजह से और अपने बिजीनेस की वजह से अपने हेल्थ को लेकर उतने कंसर्न नहीं हो पाते हैं जितने उन्हें ज़रूरत होती है। आज इसी टॉपिक को लेकर आज हम बहुत सारी बातें डॉक्टर नकवी जी से करेंगे। डॉक्टर नकवी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। तो जैसे कि अभी हमने अपने व्यूअर्स को बताया भी है सर कि बदलती लाइफस्टाइल को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं और वाकई ये देखा भी जा रहा है हर कोई अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है और इसकी वजह से वो अपने हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। ये कितना घातक है और कितना इम्पोर्टेंट है हेल्थ पर फोकस करना? देखिए, हेल्थ पे फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट की जो लाइफस्टाइल लोगों की हो गई है, लोगों के पास अपने हेल्थ के लिए टाइम नहीं बचा है। इसके लिए अपने को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या होता है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि आपकी नियमित दिनचर्या में वो परिवर्तन करना जिससे कि आपकी एक क्वालिटी और स्टैंडर्ड लाइफ मिले। ये जो परिवर्तन है ये लंबे समय की अवधि के लिए करना होता है, तभी इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। शॉर्ट टर्म में इसमें कोई गेन नहीं होता। चलिए, बिल्कुल। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात तो यहाँ पर निकल कर सामने आई है डॉक्टर नकवी जी। आगे हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि अगेन लगातार अपने लाइफस्टाइल को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। एक्सरसाइज कितना इम्पॉर्टेंट है? लोग इसको हमेशा दरकिनार कर देते हैं, लेकिन कभी भी जब एक्सपर्ट से बात की जाती है तो वो इसको बहुत प्रायोरिटी में रखने की बात करते हैं हमेशा। देखिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसका सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है एक्सरसाइज। हर किसी के लिए एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर किसी को एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 45 मिनट से 1 घंटे की एक्सरसाइज डेली यदि कोई करता है हफ्ते में 4 से 5 दिन, तो वो सफिशेंट होती है। अब एक्सरसाइज में आप कार्डियो करिए या वेट ट्रेनिंग करिए, सबका अलग अलग इम्पोर्टेंस है। कार्डियो में आप वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। यदि आप जिम जाते हैं तो वहाँ ट्रेडमिल है, क्रॉस ट्रेनर है, स्पिनिंग है। लेकिन जितना इम्पोर्टेंस कार्डियो का है उतना ही इम्पोर्टेंस वेट ट्रेनिंग का भी है। मेरे ख्याल में यदि एक्सरसाइज का आइडियल यदि आप पूछेंगे तो वेट ट्रेनिंग प्लस कार्डियो करना सबसे इफ़ेक्टिव होता है। चलिए, ये आपने बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात बताई है कि एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है और एक्सरसाइजेस में फिर कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस पर आपको अपने आप को खुद को फिट रखने के लिए फोकस करने की ज़रूरत है। ये तो आपने बताया है। साथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जितनी एक्सरसाइज को लेकर बात होती है, मुझे लगता है कि शायद नींद को लेकर कभी वैसी बात नहीं हो पाती या लोग शायद उसको उतना जिम्मेदार अपने ख़राब हेल्थ की वजह से नहीं मान पाते। लेकिन स्लीप साइकिल कितना इम्पॉर्टेंट है और कितने घंटे की स्लीप साइकिल ज़रूरी? देखिए, स्लीप साइकिल का अपने जगह में एक बहुत ज़्यादा वेटेज है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कम से कम 8 घंटे की नींद हर एक इंसान के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि आप एक्सरसाइज करते हैं, दिन भर की आपकी एक्टिविटीज़ होती है, उसमें बॉडी थकती है, बॉडी को भी रिकवरी के लिए टाइम होता है। आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी वर्कआउट करते हैं तो मसल्स थकती हैं, मसल्स को भी रिकवरी के लिए टाइम होता है, लगता है। और जितना भी मसल्स का रीजनरेशन होता है वो स्लीप के दौरान जब आप रेस्ट कर रहे हैं तभी ये होता है। एक प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ फिज़िकली फ़िट रहने के लिए बल्कि मेंटली फ़िट रहने के लिए भी स्लीप की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। एक एक करके हम लगातार अलग अलग टॉपिक्स पे और पॉइंट्स पे फोकस कर रहे हैं। जैसे कि हमने नींद को लेकर बात की, हमने एक्सरसाइज को लेकर बात की है। आजकल बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस में भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, चाहे वो अपने पर्सनल लाइफ की वजह से हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ की वजह से हो। आप कैसे इसे देखते हैं? कितना इम्पोर्टेंट है इस पर बैलेंस रखना और इसका कितना अफेक्ट हेल्थ पर पड़ता है? आज की डेट की यदि अपन बात करें तो स्ट्रेस सबसे बड़ी बीमारी है जो सारी बीमारियों की जड़ है। स्ट्रेस रिडक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइफ मैनेजमेंट का पार्ट होता है। आपको स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे मेजर्स होते हैं, आपको वो यूज़ करना चाहिए। स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए जो होता है तो बेस्ट चीज़ ये होती है कि जिस चीज़ में आपको खुशी मिल रही है वो काम आप करिए। आप खुशी इज़ सब्जेक्टिव, किसी को गाना सुनने में खुशी मिलती है, किसी को गाने में मज़ा आता है,
कोई डांस में खुश होता है, कोई नेचर को एंजॉय करता है। जिस चीज़ में आप रिलैक्स फील करते हैं आप वो ज़रूर करिए। यदि ये सब नहीं कर रहे हैं तो योगा मेडिटेशन भी बहुत हेल्प करता है आपके स्ट्रेस फैक्टर को रिलीव करने में, क्योंकि जब तक आप मेंटली फिट नहीं रहेंगे, स्ट्रेस लेवल कम नहीं रहेगा, तो फिज़िकल फिटनेस भी नहीं आएगी। चलिए बिल्कुल, तो ये एक-एक करके हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को और पॉइंट्स को कवर करने की तो कोशिश की है कि बदलते लाइफ़स्टाइल को लेकर ये सब कुछ ज़रूरी और अहम चीज़ें हैं जिसको लोग अक्सर दरकिनार कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं और इसका पूरा इफ़ेक्ट उनके हेल्थ पर भी पड़ता है। मेडिसिन्स की अगर बात करें सर, तो ये भी देखा जाता है कि आजकल लोग, जैसे कि लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। थोड़ा सा भी उन्हें अप डाउन कुछ ऐसा अपने हेल्थ को लेकर फ़ील होता है, चाहे फेवरिश उन्हें लगे या कोल्ड फ़ील हो या कुछ और, तो वो तुरंत से मेडिसिन लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो बिना कंसल्टेंट के। तो ये कितना सही है या कितना गलत है? देखिए, बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपना जो ट्रेंड है ओवर द काउंटर मेडिसिन्स को यूज़ करने का, वो बहुत गलत है। ये नहीं एनकरेज होना चाहिए। और आज की डेट में जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा, कोई भी उसको प्रॉब्लम होता है तो गूगल करके उसके हिसाब से मेडिसिन्स लिख लेता है और इस्तेमाल करता है। मेरे हिसाब से तो बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी मेडिसिन नहीं ली जानी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होता है जिसमें कि आपको मेडिसिन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। आप थोड़ा सा लाइफ़स्टाइल चेंज करिए, अपने खान-पान को सुधारिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, मेंटली रिलैक्स होइए, तो कई सारी मेडिसिन से बचा जा सकता है। यंग जनरेशन का आपने ज़िक्र किया है डॉक्टर नकवी जी, तो क्या कहेंगे आप, इनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि आज की अगर यंग जनरेशन को देखें तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव उनमें पहले में और अब में देखने को मिलते हैं। वो इंटरनेट की दुनिया में, मोबाइल तक इतने ज़्यादा सीमित रह गए हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी उनके काफ़ी कम हो गई है। और सबसे ज़्यादा शायद बीमारियाँ या कुछ गलत प्रभाव उनके हेल्थ पर ज़्यादा देखने को मिलता है आज की जनरेशन पे। यंग जनरेशन का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि उनमें डिसिप्लिन की कमी है। वो डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीते हैं। वो एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया ने उनको एक अलग डायरेक्शन में ले जा लिया है। उनकी लाइफ स्टाइल सीडेंट्री हो गई है, वर्कआउट ख़त्म हो गए हैं। खेल, आप एक टाइम था जब पहले आप कोई भी मैदान में जाइए बच्चे खेलते हुए दिखते थे। आज की डेट में वो नज़ारा देखने को नहीं मिलता है। इन लोग सीडेंट्री लाइफ स्टाइल में, फूड हैबिट्स चेंज हो गई है, जंक फूड की तरफ ज़्यादा डाइवर्शन हो गया है। इसके कारण ओबेसिटी बढ़ गई है। ओबेसिटी बढ़ने से सारी क्रॉनिक डिजीज़ जो होती है, जैसे बीपी, शुगर, हार्ट के प्रॉब्लम, स्ट्रोक, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इनको सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। यंगस्टर्स की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो ये तो हमने जाना है आपसे चर्चा करके कि कैसे उनकी लाइफस्टाइल बदलती जा रही है। इंटरनेट की दुनिया में वो हमेशा लगे रहते हैं और इसी वजह से फ़िज़िकल एक्टिविटी उनकी कम हो गई है। लेकिन इन्हीं यंगस्टर्स में टोबैको की या स्मोकिंग की ऐसी लत बहुत ज़्यादा भी देखने को मिल रही है। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो यंगस्टर्स काफ़ी आगे हैं इन सब चीज़ों को इनटेक करने में। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, यंग जनरेशन में जो एडिक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ना सिर्फ टोबैको, अल्कोहल ही नहीं, अब तो बहुत सारे वो आ गए हैं, ड्रग्स आ गए हैं जिसका उन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनका जो स्ट्रेस लेवल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। जैसा मैं बोला, उनमें डिसिप्लिन की कमी है। तो ये सब इस्तेमाल करने से उनकी बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। उनको बीपी हो रहा है, शुगर हो रही है, हार्ट के प्रॉब्लम हो रहे हैं, स्ट्रोक्स हो रहे हैं। ये सब केसेस जो पहले हमको यंग जनरेशन में देखने को नहीं मिलते थे, आज की डेट में इनकी तादाद, संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये सब चीज़ों से इनको दूर रहने की सख्त आवश्यकता है। मेंटल इलनेस को लेकर आप क्या कहेंगे कि अगर इससे अगर कोई लोग ग्रसित है या इसको सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से, तो ये फिर कितना ज़िम्मेदार है ख़राब हेल्थ के लिए? देखिए, मेंटल इलनेस बेसिकली दो टाइप की होती है। एक तो साइकेट्रिक इलनेस होती है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आज की डेट में जो तनाव के कारण जो मेंटल प्रॉब्लम हो रहे हैं, उससे बचा जा सकता है। और ये आपकी पूरे बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। जब तक आप मेंटली फिट नहीं रहेंगे तो फिज़िकल फिटनेस नहीं मिलेगी, जैसा मैं बोला। तो आपका ब्रेन अब जो है वो हमेशा रिलैक्स होना चाहिए, माइंड आपका रिलैक्स होना चाहिए। मेंटली रिलैक्स रहेंगे तो सारी चीज़ें ठीक रहेगी। और मेंटल रिलैक्सेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। 24 में से 1 घंटा आपका खुद का होना चाहिए, जो आपको अपने ऊपर व्यतीत करना चाहिए, जिससे आप मेंटली रिलैक्स रह पाओ। और यदि आप मेंटली रिलैक्स रहोगे तो ही आप स्वस्थ रहोगे।
मेंटल इलनेस और स्ट्रेस को लेकर जब बात हो रही है और मेल और फीमेल पर अगर बात करें तो कंपैरेटिवली या रेशियो पर अगर गौर करें तो क्या लगता है आपको, आपकी क्या राय है कि कौन ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं या फिर दोनों ही इक्वली इसको लेकर आगे चल रहे हैं? देखिए, इसमें तो आज की डेट की यदि बात करें तो मेरे हिसाब से तो दोनों इक्वल लेवल पे ही मानता हूँ मैं, क्योंकि फीमेल्स भी आज की डेट में वर्किंग क्लास में आ गई हैं, उनका भी स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, तो मेंटल हेल्थ का तो दोनों को ही सेम प्रॉब्लम चल रहा है। और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की जो अपन बातें करते हैं तो सिर्फ मेल्स को ही नहीं, ये दोनों ही जेंडर्स को इसमें इक्वली ज़रूरत है, क्योंकि आज की डेट में लाइफ स्टाइल मेल फीमेल की लाइफ स्टाइल में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। उनके ऊपर भी स्ट्रेस है, वो भी कॉम्पिटिटिव एक फेज़ से गुजरती हैं, तो उनको भी मेंटली एंड फिज़िकली फ़िट रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चलिए, लाइफ़स्टाइल को लेकर हमने बहुत सारी बातें की है कि क्या कुछ और कैसे चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं लोगों के शरीर को, और कितने कंपैरेटिवली, चाहे यंगस्टर्स की बात करें, मेल की बात करें, फीमेल की बात करें, कौन कितना कैसा सफ़र कर रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर ये तो हमने बातचीत में जाना है। अब आगे बढ़ते हैं, मेडिसिन्स को लेकर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर नकवी जी, ये भी देखा जाता है कि आजकल लोग अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए वैसी चीज़ों का सहारा नहीं लेते, लाइक एक्सरसाइज वो नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, लेकिन वो प्रोटीन पाउडर ज़रूर लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रदर देन फिजिकल एक्टिविटी। तो इसको आप कितना सही मानते हैं, और ये कितना, या तो फिर अगर गलत है तो फिर कितना गलत है ये? देखिए, ये बहुत गलत ट्रेंड चल रहा है, जो लोग बिना सोचे समझे प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, ना सिर्फ प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं बल्कि बहुत प्रकार के सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं। कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा लेने में बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। प्रोटीन पाउडर्स में यदि आप लंबे समय तक ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो इसके अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आपको पेट संबंधित प्रॉब्लम होंगे, पेट में ब्लोटिंग होगी, गैसेस होगी, डायरिया हो सकता है, आपकी किडनी लीवर पे इफ़ेक्ट आ सकता है, यूरिक एसिड बढ़ सकता है। और बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स जो आप मार्केट में मिले हैं, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि वी आर नेवर श्योर कि उसमें जो लिखा है उसमें क्या वही चीज़ है या कुछ और भी मिला है, क्योंकि बहुत सारे पाउडर्स में मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स हैवी मेटल्स होते हैं तो वो किडनी और लीवर के लिए हार्मफुल होते हैं। कई पाउडर्स में स्टेरॉइड्स मिले होते हैं, और यंग जनरेशन में अभी जो जिमिंग वगैरह का क्रेज़ बढ़ गया है तो स्टेरॉइड का सेवन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इससे बॉडी तो बन जाएगी आपकी, लेकिन आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो बहुत ख़राब होंगे। इसलिए बिना सोचे समझे प्रोटीन पाउडर का या कोई भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस आपको कोई डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है कोई पर्टिकुलर केस में, तो ही इसका इस्तेमाल करिए। अदरवाइज़ यदि आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है तो नेचुरल प्रोटीन पे जाइए। डाइट में विभिन्न वेज नॉन वेज दोनों ही प्रकार की डाइट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उसका इस्तेमाल करिए, पाउडर्स और सप्लीमेंट की तरफ ना जाएं। ये यहाँ पर आपने ये ऐसी बातें तो बताई है कि जो वाकई बहुत गलत है, और लोगों को इसे इंटेक करने से बचना भी चाहिए। कई बार लोग इंजेक्ट के करते हुए भी ऐसी कुछ चीज़ों को अपने अंदर लेना पसंद करते हैं रादर देन उसे इंटेक, डायरेक्ट इंटेक करने के, तो ये फिर कितना गलत है? नहीं, ये भी बहुत गलत ट्रेंड है। बहुत सारे लोग बॉडी बिल्डिंग में जो जाते हैं या फिट रहने के लिए सोचते हैं कि इंजेक्शंस ले लें, विटामिन्स के इंजेक्शंस लेते हैं, कोई हार्मोन्स के इंजेक्शन लेता है, कोई स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लेता है। तो ये तो बहुत ही गलत ट्रेंड है, ये आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये तो स्ट्रिक्टली ये प्रथा को बंद करवाना चाहिए, और इसके लिए कुछ नियम कायदे बना के, ये जो ट्रेंड चला आ रहा है, जो यंग जनरेशन जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बहुत हार्मफुल है, इसको रोकना पड़ेगा। दवाइयों को लेकर भी आपसे चर्चा कर लेते हैं डॉक्टर नकवी जी, कि क्या लगता है आजकल, क्योंकि जैसे कि हमने कुछ देर पहले भी बात की है कि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, तो वो इतना भी वक्त नहीं निकाल पाते हैं, जब उन्हें कुछ अप या डाउन कुछ फील होता है हेल्थ को लेकर, तो वो डॉक्टर पास ना जाकर खुद ही डॉक्टर बनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और खुद ही दवाइयाँ वो कुछ ले लेते हैं। एंटीबायोटिक की अगर बात करें तो बहुत जल्दी इसे लोगों के जहन में आती है ये चीज़, और वो तुरंत ही उसे ले लेते हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बड़ा कॉमन ट्रेंड चला आ रहा है कि आदमी जैसे ही बीमार पड़ता है, उसको हल्की सर्दी खांसी भी होए, वो तुरंत मेडिकल स्टोर जाता है, या तो अपनी सलाह से या मेडिकल स्टोर वाले से मांग के दवाइयाँ स्टार्ट कर देता है। छोटी सी बात में पेन किलर्स ले लेते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, जो कि गलत है। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स बिना सोचे समझे, बिना इंडिकेशंस के आप लेते हैं तो उसके कारण एक एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। फिर ये एंटीबायोटिक भविष्य में आपके शरीर में काम नहीं करती है। और इसका इतना कॉमनली ये चीज़ की जा रही है कि आज हमको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो वो ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स बहुत प्रकार की खा के आते हैं और रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं। फिर हमारे पास में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस एंटीबायोटिक्स के बचते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो एंटीबायोटिक्स का ट्रायल ले चुके रहते हैं। इसके कारण आपके
लिए जो भविष्य में ऑप्शंस जो हैं बहुत लिमिटेड रह जाते हैं, और कोई भी एंटीबायोटिक हो या पेन किलर्स हो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो किडनी को, लीवर को, हार्ट को, पेट को, सारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए बिना डॉक्टरी सलाह के आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। और जैसा मैं बताया हूँ पहले भी कि छोटे प्रॉब्लम्स के लिए आपको इमीडिएटली दवाइयों के लिए नहीं जाना है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बिना दवाइयों के ठीक हो सकती है। आप वेट करिए, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करिए, आपको उसी में रिजल्ट मिल जाना है। इन सब चीज़ों के लिए बहुत बेसिक एक एंटीबायोटिक होता है जो लोग लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन ये कितना घातक है ये तो हमने आपसे जान लिया है। पेन किलर भी इन्हीं में से एक कैटेगरी होती है जिसको लेना लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ज़रा सी उन्हें चोट नहीं लगी या ज़रा सा उन्हें कुछ तकलीफ़ नहीं हुई कि वो तुरंत फ़ौरन ही पेन किलर जैसी टेबलेट्स जो बहुत सारे आते हैं उसे इनटेक कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्या नहीं, ये भी बहुत गलत ट्रेंड है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो किडनी फेलियर या लीवर फेलियर के साथ में आते हैं। जब हम उनकी डिटेल हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो बिना कोई डॉक्टरी सलाह के लंबे समय से पेन किलर्स खा रहे थे। तो पेन किलर्स के इस्तेमाल से आपके किडनी और लीवर को हार्म होने के पूरे चांसेस रहेंगे। ज़्यादा पेन किलर के सेवन से पेट में अल्सर भी बन सकता है और बाकी शरीर के हिस्सों को नुकसान हो सकता है। तो पेन किलर्स बिना डॉक्टरी सलाह के या बिना इंडिकेशन के नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे पेन में आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने से ही रिलीफ हो सकता है। हर छोटी छोटे प्रॉब्लम के लिए दवाइयाँ खाना एक गलत प्रथा है जिसको बंद करना चाहिए। हर छोटी चीज़ों के लिए दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात ये निकल कर सामने आई है। चूँकि हम लगातार दवाइयों को लेकर बात कर रहे हैं तो मल्टीविटामिन्स की गोलियाँ भी लोग खाना प्रेफर करते हैं, मल्टी न्यूट्रिशन की दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा आती हैं। तो ये क्या सही है या गलत है? देखिए, यदि आप एक नॉर्मल फिट आदमी हैं, आप एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो आपको कोई भी विटामिन सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता नहीं है। अपनी जो डाइट है, इंडियन डाइट जो है उसमें हर चीज़ मिली हुई है। तो आपको एक्स्ट्रा कोई किसी भी प्रकार का कोई भी सप्लीमेंट अपने मर्ज़ी से लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ केसेस होते हैं जिसमें विटामिन डेफिशिएंसीज़ होती है, उसमें ज़रूर आप विटामिन लीजिए, लेकिन वो एक पहले टेस्ट करवाइए डॉक्टर की सलाह पे, डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर यदि रिकमेंड कर रहे हैं आपको कोई विटामिन लेने के लिए तो आप बिल्कुल लीजिए। बिना सोचे समझे विटामिन भी नहीं लेना, उसके भी अपने एक अलग नुकसान होते हैं। और जब आवश्यकता ही नहीं है आपको विटामिन की तो आप लेके क्या सोच रहे हैं? आप सोचते हैं कि मैं विटामिन खा लूँगा तो बहुत फिट हो जाऊँगा, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यदि आपके शरीर में विटामिन की कमी नहीं है, आप 10 गोली भी विटामिन की रोज़ ले लेंगे तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा। तो अननेसेसरी मेडिकेशन से हमेशा बचना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। चलिए, ख़राब लाइफ़स्टाइल को लेकर तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और बहुत सारे टॉपिक्स को, पॉइंट्स को आपने यहाँ पर रेज़ भी किया है जिसको लेकर लोगों को ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छे लाइफ़स्टाइल को लेकर अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं और आप हमारे व्यूअर्स को क्या सजेशन, क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो एक अच्छा लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कर सकें और कैसे उन्हें करना चाहिए? देखिए, अच्छे लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए आपको फिज़िकली एंड मेंटली फ़िट रहना चाहिए। फिज़िकली एंड मेंटली फ़िट रहने के लिए आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने होंगे जिससे आप ये गोल अचीव कर पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन। आपको अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाना होगा, बिना डिसिप्लिन के ये संभव नहीं है। दूसरा होता है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट पे भी फोकस रखना होगा। आप टाइम प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे अपना तो आपको सारी एक्टिविटीज़ के लिए टाइम मिलेगा। तो ये सब करके आप अपने लिए टाइम निकालिए। मेरा जो ये सजेशन है कि 1 घंटे का वर्कआउट किसी ना किसी रूप में आप ज़रूर करिए, कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करिए। मेंटल रिलैक्सेशन के लिए भी अपने आप को टाइम दीजिए। तो आपको इससे एक हेल्दी बॉडी मिलेगी, फिट बॉडी मिलेगी और सस्टेनेबल चीज़ें होना चाहिए। सस्टेनेबल चीज़ें होना चाहिए मतलब कोई भी यदि आप काम कर रहे हैं तो ये नहीं है कि कुछ दिन करके छोड़ दिया कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। रिज़ल्ट्स मिलने में टाइम लगता है। आपको लंबी अवधि तक ये सब चीज़ों को करते रहना चाहिए तो इसके बेनिफिट्स आपको नज़र आएंगे। 24 में से 1 घंटा अपने लिए निकालिए, जो कि बहुत आवश्यक है। हर किसी का एक पर्सनल 1 घंटा होना चाहिए। एक्सरसाइज को लेकर तो आपने बात की है, डाइट को लेकर भी हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ सलाह दें कि डाइट कैसे हेल्दी वो फॉलो कर सकते हैं। देखिए, डाइट तो जो सबसे अच्छी डाइट होती है वो अपनी हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट जो सालों से अपने यहाँ चले आ रही है। इंडियन डाइट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट जिसमें सारी चीज़ें होती है। ओनली उसमें थोड़ा सा यदि आपको मॉडिफिकेशन करना है तो कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा कम कर लीजिए, प्रोटीन को थोड़ा बढ़ा लीजिए। बहुत ज़्यादा भी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा बढ़ा लीजिए। पर लोग आजकल क्या कर रहे हैं, क्रैश डाइटिंग में जा रहे हैं। कोई कीटो डाइट कर रहा है, कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है।
ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से सही नहीं हैं, ये शरीर के लिए घातक होती है, नुकसानदायक होती है। ये सब के हमने डिसएडवांटेजेस, नुकसान देख चुके हैं। पेशेंट्स आते हैं बहुत वीक हो चुके रहते हैं, उनका एनर्जी लेवल डाउन रहता है, लिथार्जिक हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, पेट संबंधित प्रॉब्लम होते हैं। बाकी लंबे समय तक यदि ये सब डाइट्स कंटिन्यू हो गई तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान होता है। तो एक हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट सबसे अच्छी डाइट होती है, जिसमें सारी चीज़ होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करके जो डाइट बनती है, दैट इज़ द बेस्ट डाइट। चलिए बिल्कुल, तो आपने डाइट के बारे में बताया, मेडिकेशंस के बारे में बताया कि क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या कुछ हो सकते हैं। इन सभी के बारे में आपने विस्तार से आज हमारे व्यूअर्स को बताया। डॉक्टर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े और हमारे दर्शकों को आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी। थैंक यू वेरी मच। तो आज हेल्थ इज़ वेल्थ के इस खास कार्यक्रम में हमने बहुत सारी चीज़ों को लेकर चर्चा की है, बदलते लाइफस्टाइल को लेकर कि लोग कहाँ पर कैसी गलतियाँ कर बैठते हैं, दवाइयाँ, एक्स्ट्रा मेडिकेशन अगर वो लेते हैं तो वो कितना इम्पैक्ट उनके शरीर पर करता है। इन सभी को लेकर विस्तृत रूप से जानकारी आज हमने ली है। तो आज हेल्थ इज़ वेल्थ के इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे एक नए जगह पर, एक नए विषय विशेषज्ञ के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।